खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। महाराष्ट्र और हरियाणा के इंतखाबी नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा में जहां बीजेपी को पहली बार अक्सरियत मिली है, वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। महाराष्ट्र में बीजेपी किसकी हिमायत से सरकार बनाएगी, इस बारे में गौर खौज जारी है। जहां शिवसेना वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है, वहीं एनसीपी ने बिना मांगे ही बीजेपी को हिमायत देने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछा है कि वो नेचुरली करप्ट पार्टी का साथ लेंगे या हफ्ता वसूल पार्टी का। सवाल यह है कि एनसीपी किस मजबूरी में बीजेपी की हिमायत कर रही है, वहीं शिवसेना की नीयत में आखिर क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे हरियाणा की भी। हरियाणा में बीजेपी का सीएम उम्मीदवार कौन होगा। उधर हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कुमारी शैलजा ने रियासत में पार्टी की हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया है। हरियाणा में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब सिराज नकवी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस लीडर राजीव त्यागी साहब और बीजेपी लीडर कुलवंत राणा साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से वज़ीर-ए-आला कौन होगा और किसकी हिमायत से सरकार बनाई जाएगी, इस बारे में गौर खौज जारी है। मंगल को राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, जहां वो महाराष्ट्र के तमाम नए मुंतखब अराकीन असेंबली से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही वज़ीर-ए-आला का नाम तय होगा। इसके अलावा खबर यह भी है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए तमाम मुतबादिल खुले रखे हैं और इसी के तहत राजनाथ सिंह और दीगर बीजेपी लीडरान के साथ मंगल के रोज शिवसेना के लीडरों की मुलाकात भी हो सकती है। एक ऐतिहासिक परिणाम महाराष्ट्र में मिला है। ये स्पष्ट है कि जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और जो सरकार बनाने का भी मत है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और हमें विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में पहली बार अपनी ताकत पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र के लिए दो पर्यवेक्षक और भारत के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पर्यवेक्षक के रूप में उनका महाराष्ट्र आगमन होगा। स्वाभाविक तौर से क्योंकि हमारा, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि बाला साहब के प्रति हमारी एक अपनी आस्था है। मुझे लगता है कि जो समर्थन का विषय है उस पर एक बार गहन विचार विमर्श उठेगा। में बीजेपी को शिवसेना की ताईद पर सस्पेंस अभी बरकरार है। मुंबई में शिवसेना भवन में पार्टी के नौमुंतखब अराकीन असेंबली की मीटिंग हुई, जिसमें अराकीन ने लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुनने का इख्तियार पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को दिया। मीटिंग के बाद इसकी तफसीलात पार्टी के लीडर संजय राउत ने मीडिया को बताई। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को हिमायत देने के बारे में पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। इससे पहले उद्धव ठाकरे की जानिब से ये बात साफ की जा चुकी है कि जब बीजेपी की जानिब से इस बारे में कोई तजवीज आएगी तभी पार्टी उस पर गौर कर सकती है। उधर अजीत पवार महाराष्ट्र में एनसीपी लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर चुन लिए गए हैं। सभी एमएलएज ने उनकी हिमायत की। इस मौके पर शरद पवार ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को हिमायत देने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र को इस हालात में सिर्फ बीजेपी ही एक मजबूत सरकार दे सकती है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एक बार फिर बीजेपी को बाहर से हिमायत देने की बात दोहराई। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए एनसीपी की हिमायत पर बीजेपी की खामोशी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा है कि पीएम मोदी नेचुरल करप्ट पार्टी का साथ लेंगे या हफ्ता वसूल पार्टी का।
आपको बता दें कि इंतखाबी मुहिम के दौरान मोदी ने एनसीपी को नेचुरल करप्ट पार्टी और शिवसेना को हफ्ता वसूल पार्टी बताया था। महाराष्ट्र प्रदेश जहां पर महाराष्ट्र के लोगों ने किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है और एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्पष्ट निर्देश विपक्ष में बैठने का मिला है। हम उसका सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में अगर मैं उनको कोट करूं तो हम इंतजार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अब हफ्ता वसूल करने वाली पार्टी या नेचुरली करप्ट पार्टी, दोनों में से किससे मिलकर वहां पर सरकार का गठन करेगी। तमाम मेहमान हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए बीजेपी लीडर कुलवंत राणा साहब, आपका खैर मकदम है, और कांग्रेस लीडर राजीव त्यागी साहब। कुलवंत राणा साहब, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी ये तो तय है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, लेकिन अब सपोर्ट की बात है। मोदी साहब ने इलेक्शन कैंपेन में कहा था एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी और शिवसेना को हफ्ता वसूल पार्टी। अब ये जवाब देना है आप लोगों को कि किसका सपोर्ट चाहिए, हफ्ता वसूल पार्टी या नेचुरली करप्ट पार्टी का? देखिए, जो निर्णय होगा वो पार्टी हाईकमान करेगा। अब जो आप भाषा बोल रहे हैं वो मैं कुछ नहीं बोल सकता उस बारे में। नहीं, मैं कोई भाषा नहीं बोल रहा हूं कुलवंत राणा साहब। ये इलेक्शन कैंपेन में मोदी साहब ने कहा था एनसीपी के बारे में और शिवसेना के बारे में, उसी बात को हम लोग दोहरा रहे हैं। हम भी नहीं दोहरा रहे हैं, कांग्रेस ने याद दिलाया है। ये कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है वो बोल रहे हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में जो कहा वो ठीक कहा था और जो महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश दिया है वो महाराष्ट्र जनता ने दिया है। सभी त्रिशंकु विधानसभा है, कोई भी स्पष्ट जनादेश किसी को नहीं दिया। अब जो भी निर्णय पार्टी के लीडर लोग महाराष्ट्र के हित में करेंगे वो मान्य हुआ सबको, देश को, महाराष्ट्र को, सबको। ये हम लोग आपस में आपसी कयास से उस पर चर्चा कर रहे हैं। जी जी जी, यानी पार्टी डिसाइड करेगी कि किसका सपोर्ट लेना है। नहीं, आप फोन लाइन पर बने रहे। कुलवंत राणा साहब हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस लीडर राजीव त्यागी साहब। राजीव त्यागी साहब, आप महाराष्ट्र के हालात पर क्या बोलेंगे? क्या लगता है अब सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि सवाल वही है जो सवाल आपकी पार्टी ने उठाए हैं, हफ्ता वसूल पार्टी और नेचुरली करप्ट पार्टी वाला सवाल, किसका सपोर्ट लेगी बीजेपी? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कार्य कर रही है तो ये वही कार्य है कि घड़ियाली आंसू भ्रष्टाचार पे बढ़ाती है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ तो भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करती है और येदियुरप्पा जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का बनाती है, अखिल भारतीय पूरे देश का महासचिव बनाती है। दूसरी तरफ मोदी कहते हैं कि नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी और उधर दूसरा कहते हैं हफ्ता वसूली पार्टी है। तो ये मोदी जी तय करें कि वो करप्शन के साथ जाना चाहेंगे या अपनी सरकार को बिना बहुमत की सरकार के रूप में बनाना चाहेंगे। तो ये मोदी तय करें कि मोदी को करप्शन के साथ जाना है या महाराष्ट्र में किस तरह सरकार चलानी है। हमारा तो कहना ये है कि जिस तरह से उन्होंने आचरण किया है मोदी जी ने, काले धन से लेकर के महंगाई से लेकर के, तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि ऐसे खोखले लोग बाग जो वादे कुछ करते हैं जिसमें कि एक वो कहा था ना कि वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा, तो इनका वादा झूठा वादा है। और इन्हें निश्चित रूप से मैं यह वादा याद दिलाना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरा आपने इलेक्शन कैंपेन किया था, तो अब कैसे आप एनसीपी के साथ जा सकते हैं, कैसे हफ्ता वसूल पार्टी के साथ जा सकते हैं। और मैं तो एक आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से कि अगर वो काला धन वापिस आ जाएगा जो बाबा रामदेव और मोदी जी लाने वाले थे, तो उससे प्रत्येक भारतीय को 15 लाख रुपए मिलने हैं। 125 करोड़ लोगों को 15-15 लाख रुपए मिलने हैं। तो 125 करोड़ लोगों में मैं भी हूं, तो मुझे भी 15 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी के लोग दिलवा दें। 100 दिन में लाने की बात थी, अब 120 दिन से ऊपर हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहूंगा कि प्रयास करें, कार्य करें। अब आप देखिए, भाषणों से
हवा के गोलों से देश नहीं चला करते, देश के लिए कुछ काम करना जी। पड़ता यानी है। अब ये कहें हिंदी में कि दुविधा की स्थिति है, दुविधा की हालत है, पसोपेश की हालत है इस बीजेपी के लिए कि वो महाराष्ट्र में किसका सपोर्ट करे। आप भी फोन लाइन पर बने रहिए, स्टूडियो में मौजूद है सिराज नकवी साहब, उनसे जान लेते हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर। एक मिनट में बात करूंगा जी कुलवंत राणा साहब, जी बोलिए आप। अभी जो त्यागी जी ने बात कही, जी जी त्यागी जी आप अपनी मैडम से, सोनिया जी से पूछो 60 साल में वो धन किसका जमा हुआ है। एक मिनट, आप सरकार में रहे लंबे समय तक। दूसरा, आपको 15 लाख रुपए सोनिया जी से ले आओ आप। और ये बता रहा हूं मैं आपको, मोदी जी ने जो बोला है वो 100% होगा। 3.5 रुपए 35 लीटर भी कम हुआ है, डीजल पेट्रोल कम हुआ है, महंगाई कम हुई है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। लेकिन सीएनजी की कीमत बढ़ने वाली है 4 रुपए। कुलवंत राणा साहब, सीएनजी की कीमत जवाब देश की जनता ने दिया है। और ये उसके बाद में 60 साल इस देश का नाश करके और 15 लाख रुपए मांग रहे, करोड़ रुपए खा करके, हजारों करोड़ रुपए खा के डकार के, और ये आज मोदी जी के बारे में झूठा बात बोल रहे हैं। अरे 60 साल तुमने शासन किया और तुमने भ्रष्टाचार किया, तुम्हारा काला पैसा बाहर है। और जो काला पैसा बाहर गया है, मोदी जी का, रामदेव जी का जो साझा कमिटमेंट है देश के प्रति, 100% वो पैसा देश के अंदर आएगा। समय चाहिए, उसके लिए समय लगेगा। और रही बात, महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश दिया है, जो महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश दिया है वो सबके, हम उसका सम्मान करते हैं। और जैसी स्थिति होगी महाराष्ट्र के हित के लिए सरकार बनाई जाएगी। और ये सोचते कांग्रेस के लोग हमें एनसीपी जो ये बोले थे उसके बारे में, शिवसेना के बारे में, शिवसेना हमारा पुराना घटक है, आपसी विवाद हो सकता है। और जो पार्टी का हाईकमान, यानी जनादेश आपके हिसाब से दिया। क्या राजीव त्यागी साहब आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुन ले। और पार्टी का जब निर्णय होगा हाईकमान वो करेगा, राज्य के हित में करेगा। पार्टी अपने हित में काम नहीं करती। कांग्रेस ऐसी पार्टी है देश के अंदर जो परिवार के हित में काम करती है, अपने हित में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करती है। जी राजीव त्यागी साहब, जोर से चिल्लाने से बातें सही नहीं हो जाती। राणा जी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में आदमी चिल्लाता है, ये इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में होता है, सुन लीजिए, देखिए आपकी केंद्र में सरकार है, सीबीआई जो कि एक तोता है वो भी आपके पास है, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं आपके पास हैं, तो कृपया कांग्रेस के लीडर्स के अगेंस्ट जांच करा लीजिए, जांच करा करके पानी का पानी कर दीजिए। लेकिन काला धन लेके आइए ना, 15 लाख रुपए मेरे दिलवा दीजिए, मैं उससे सवाल पूछना बंद कर दूंगा। आलू 40 रुपए से 4 रुपए किलो करा दीजिए, मैं आपसे सवाल पूछना बंद कर दूंगा। टमाटर के दाम 60 रुपए से 6 रुपए करा दीजिए, मैं आपसे सवाल पूछना बंद कर दूंगा। गरीब क्या गरीब का चूल्हा जलना चाहिए, गरीब की रोटी मिलनी चाहिए, गरीब मोदी जी दाम पे दाम बढ़वा रहे हैं, आप सवाल पूछने के लिए मना कर रहे हैं। तो प्रजातांत्रिक लोग बाग हैं, प्रजातंत्र के लिए हमने बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी कांग्रेस के लोगों ने। हमारे लीडर की बजाय देश के लिए कोई बलिदान नहीं है आपका। ज्यादा जोर से चिल्लाने से बातें सच नहीं होंगी। मुझे लगता है कुलवंत राणा साहब, राजीव त्यागी साहब, हम चाहेंगे कि आप लोग एक एक करके अगर हम बात करें, जवाब दें। जी इनके नेताओं ने ब्लू स्टार कराया था, इनके नेता मारे गए, देश के लिए मारे गए इनके लोग, इनके लोग देश के लिए मारे गए, इनके लोग करप्शन में मारे गए हैं, मारे गए, इनका कोई बलिदान देश के लिए नहीं है। आसान है, मैं तो कहूंगा कि कृपया मेरे पैसे दिलवाए 15 लाख रुपए। जी राजीव त्यागी साहब, कुलवंत राणा साहब, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग हमारे साथ स्टूडियो में एक सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं। सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी बहुत मार खाया है, 15 लाख कम मांग रहे हो, 15 अरब रुपए मांग रहे हैं, उनसे दे देंगे। राणा जी शांति रखिए, जांच कराइए ना आप। जी अरे होगी, शांति रखिए ना, होगी ना। 60 साल राज किया, माल खाया है, शांति करो, राज भी होगी, माल भी निकलवाएंगे। जी कुलवंत राणा साहब, अभी हम विवादों में गुस्सा करते हैं। आप लोग ये चाहते हो कि मोदी जी जांच करा रहे, आप अवसर की तलाश कर रहे हो, चुनाव मुद्दा बनाना चाहते हो। जी कुलवंत राणा साहब और राजीव त्यागी साहब, हम चाहेंगे कि हमारे साथ एक जर्नलिस्ट बैठे हैं स्टूडियो में, उनके क्या ख्याल हैं आप लोगों की बात के बाद, उनकी भी राय जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जर्नलिस्ट सिराज नकवी बैठे हैं। एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट, एक सहाफी के तौर पर सिराज नकवी साहब, आप क्या बोलेंगे महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में और जिस तरह से बहस हो रही है? कि जिस तरह से बहस हो रही है इसमें तो मुझे हैरत है कि बीजेपी के लोग जीतने के बावजूद भी इस कदर उधम क्यों मचा रहे हैं। कुलवंत राणा साहब जिस लहजे में बात कर रहे थे,
ये महजब लोगों का तरीका नहीं है। ये जिस महंगाई के बारे में भी बात कर रहे थे, मुझे न कांग्रेस से कुछ लेना देना है, ना बीजेपी से लेना देना है। मैं किसी पार्टी का न स्पोक्समैन हूं, न उनकी तरफ से मुझे बोलना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, महंगाई की बात अभी कर रहे थे, ये तो महंगाई जो कुछ पेट्रोल के डीजल के दामों में कमी आ रही है, उसके पीछे इस सरकार का कोई रोल नहीं है। वो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आ रही है। दूसरों को बात करने दीजिए। कुलवंत जी, आप बोल चुके, बहुत देर बोल चुके। अब मुझे सुनिए, अगर आपको बोलना है तो मैं खामोश हो जाता हूँ। एक जर्नलिस्ट है, स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत में शामिल है, एक जर्नलिस्ट हैं। चैनल पर बोलने का सलीका सीखिए। दूसरा जब बोल रहा तो उसकी बात सुनिए। आप 15 मिनट तक बोलते रहे और चीखते रहे, बल्कि बोलते नहीं रहे, चीखते रहे आप, और दूसरे आपकी चीख चिल्लाहट को सुनते रहे। अब आपको इतना ही बर्दाश्त नहीं कि दूसरा कोई आदमी बोल ले। महाराष्ट्र के बारे में जो बात है, आप आवाज को पहचानिए पहले, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, आप किसी के आप किसी के भी बीच में बोले। जर्नलिस्ट बैठे हैं सिराज नकवी, वो बोल रहे हैं। जी आप बताइए। बोला ना, स्वागत है, मैं कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ उनके बारे में। मेरे बारे में नहीं बोल रहे, जो कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरों का बोलने का टाइम तो ले रहे हैं ना आप। अरे भाई नहीं है, मैं आपका टाइम, आपको गलत फहमी, मैं आपके पीछे बोला अभी तक। जी राजीव त्यागी साहब, नकवी साहब एक सवाल पूछ ले इनसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब क्रूड के दाम घटते हैं तब पूरे विश्व में सरकारें पेट्रोल और डीजलों पे दाम घटाती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई एहसान नहीं कर दिया। हालांकि 12 रुपए करीब पेट्रोल पे घटने चाहिए थे, जिस तरह से क्रूड पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दाम कम हुए हैं, तो वो तो घटा ही नहीं, 4 रुपए घटा करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब क्रूड के दाम कम होते हैं तो हर सरकार उसको घटाती है। डीजल और डीजल को और पेट्रोल को जिस तरह बाजार के हवाले हमने किया था, तो अभी आदमी बीच में बोल रहे हैं, आप उसको सुन रहे हो। जी कुलवंत राणा साहब वो सवाल कर रहे हैं, और राजीव त्यागी साहब आप ही से कि नहीं, मैं जवाब दूंगा। ये तो क्रूड की बात कर रहे हैं, तेल की और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात कर रहे हैं। जब 10 साल सरकार चलाई, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार कम नहीं हुआ था क्या? हम लोग शायद अपने हम लोगों का जो बातचीत का मुद्दा था, शायद उससे हम लोग भटक रहे हैं। राजीव त्यागी साहब और कुलवंत राणा साहब, हम लोग बात कर रहे थे महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनेगी, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, किसका सपोर्ट बीजेपी लेगी, एनसीपी का या शिवसेना का। हम उन मुद्दों पर बात कर रहे थे। शायद हम बात से को कुछ ज्यादा फैला रहे हैं गुफ्तगू को। नहीं, ये परेशान है, कांग्रेस की आत्मा परेशान है, इनकी सरकार चलेगी, एनसीपी भाजपा को सपोर्ट कर रही है, ये परेशान है, शिवसेना भाजपा को सपोर्ट कर रही है, ये परेशान है, ये परेशान है। इस वक्त से तिलमिला रहे हैं, सरकार चली गई इनकी, तिलमिला रहे हैं, माल पानी चला गया इनका। हम तो प्रजातंत्र में ये तिलमिला रहे हैं, ये मछली है, ये वो मछली है जिसमें 60 साल के साथ पानी पिया है और देश के साथ गद्दारी की इन्होंने। जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। जी कुलवंत राणा साहब और राजीव त्यागी साहब, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक का वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम में, हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद भी आप दोनों से हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, बातचीत जारी रखेंगे। आप दोनों फोन लाइन पर बने रहिए। सिराज नकवी साहब भी स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है, बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब, और फोन लाइन के जरिए हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं बीजेपी लीडर कुलवंत राणा साहब और
कांग्रेस लीडर राजीव त्यागी साहब। हम बात करेंगे अब हरियाणा इलेक्शन की, जो हरियाणा में नतीजे हैं उसके बारे में, कि हरियाणा में भी अब बीजेपी की सरकार बनेगी, वो तय हो गया। बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार हरियाणा में बना लेगी और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के नए वजीर आला हो सकते हैं। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि उनका नाम तकरीबन तय कर लिया गया है और इसका बाकायदा ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी ने 47 सीट जीतकर अक्सरियत हासिल की है। हरियाणा में मंगल के रोज बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी जिसमें लीडर तय किया जाएगा। वैसे कैप्टन अभिमन्यु के नाम पर भी मुहर लग सकती है। केंद्र से ऑब्जर्वर के नाते से हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता पूर्व अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू जी वहां पर पहुंचेंगे, हम लोग सभी साथ होंगे, वहीं पर ही चर्चा करके जो विधायक दल तय करेगा आपको कम्युनिकेट करेंगे। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में महाभारत मची हुई है। कुमारी शैलजा ने रियासत में पार्टी की हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि चूंकि हरियाणा में सारे फैसले खुद हुड्डा ने लिए थे, इसलिए हार की जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे बड़ी मुखालिफ मानी जाती है। जिम्मेवारी तो किसी ना किसी लेवल पर सबकी बनती है, लेकिन मुख्य रूप से तो मुख्यमंत्री की ही बनेगी, क्योंकि 10 साल से वो इस कुर्सी पर हैं। सारे फैसले उन्हीं के द्वारा लिए जाते थे। गुटबाजी, नाराजगी क्या सिर्फ ये था कि सबको लेकर अगर साथ चलते तो बेहतर प्रदर्शन होता। जी, हमारे साथ तमाम मेहमान बातचीत में शामिल हैं। कुलवंत राणा साहब, अब बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन रही है, अब सिर्फ ये तय करना है कि वहां चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये आपकी लेजिस्लेटिव पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह से आपकी पहली एक जिसे कहें कि ऐतिहासिक जीत हुई है हरियाणा में, उसको लेकर कांग्रेस में एक महाभारत मच गई है, क्या कहेंगे उस पर आप? अच्छा भाई साहब, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से हरियाणा में बन रही है। उसके लिए मैं हरियाणा की जनता को बधाई देता हूँ। और वाड्रा सरकार, हुड्डा सरकार नहीं थी, हरियाणा में वाड्रा सरकार थी। त्यागी जी मेरी बात सुन रहे होंगे जी। और वाड्रा जी वहाँ पे बड़े बड़े लैंड यूज हुए हैं, चेंज, बहुत सरकार की जमीन में भी लैंड यूज चेंज हुआ है। और वो सरकार जो चली हो 10 साल लैंड यूज चेंज करती रही वहाँ पे, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, वाड्रा सरकार का। और इसलिए वहाँ की जनता खफा थी इस पार्टी से, और इस पार्टी से देश की जनता खफा है, राज्य की सरकारें खफा थे, राज्य लोग खिलाफ थे। और बहुमत जी, कुलवंत राणा साहब, ये जवाब हम राजीव त्यागी साहब से जान लेते हैं। जवाब स्पष्ट जनमत आया भाजपा के पक्ष में, और पार्टी कल फैसला कर देगी हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा, और हम हरियाणा की जनता के अनुरूप विकास करके देंगे। जी, हम राजीव त्यागी साहब, कुलवंत राणा साहब का कहना है कि हरियाणा में जो हार हुई है उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है, हुड्डा सरकार नहीं। वो बोल रहे हैं वाड्रा सरकार थी, हकीकतन वाड्रा का सपोर्ट हर तरह से किया जा रहा था, और उसको लेकर कांग्रेस में इसी को लेकर महाभारत मची हुई है नतीजों के बाद। से लेकर के आज तक 58 साल कांग्रेस केंद्र सरकार को चलाई। लोगों का विश्वास मिला हुआ तभी चलाई क्योंकि प्रजातंत्र है, वोट देने का अधिकार है लोगों को, वोट से सकती है, वोट की सकती है, और वो जैसे चाहे वैसे सरकार बदल सकते हैं नागरिक जो है देश के। इसी तरह से 10 साल हमने सरकार चलाई, हरियाणा में भी चलाई, और 15 साल हमने महाराष्ट्र में चलाई। तीनों बार चुनाव में जीत मिली तभी चलाई, कोई धांधलेबाजी तो है नहीं आज के समय में। तो मेरा कहना यह है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि इतने अहंकार में ना, पहली बार तो 47 के बाद हरियाणा में सरकार बनी है जी। और पहली बार केंद्र में बहुमत की सरकार बनी है 51 के बाद, जब जनसंघ की स्थापना हुई थी सन 1951 में, उसके बाद। तो कुछ काम करें, हमारी आलोचना क्यों कर रहे हैं भाई आप जांच कराइए जी। हम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मरकज में भी, सेंटर में भी, और हरियाणा में भी बन रही है, तो कुछ काम करें। लेकिन एक सवाल का जवाब राजीव त्यागी साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में हार के बाद, हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में महाभारत मची हुई है, एक दूसरे पर जिम्मेदारियां आयद की जा रही है। कुमारी शैलजा कहती है पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार हैं। आखिर पहले, क्योंकि इलेक्शन के पहले भी नजर आ रहा था कि कुछ डिफरेंसेस हैं जिसका नतीजा उठाना पड़ेगा। और जो देखिए हरियाणा के जो नेता सवाल उठा रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, कृपया आप उनसे पूछिए। मैं तो पार्टी की तरफ से स्टैंड ले सकता हूं, जो भी कह सकता हूं। पार्टी की तरफ से इतना ही कह सकता हूं कि 10 साल हमने हरियाणा के लोगों की सेवा की, प्रति व्यक्ति आय से लेकर के अन्य मुद्दों पर हरियाणा का डेवलपमेंट हुआ। अब वो है कि विषय ये आत्ममंथन का है हम लोगों के लिए कि क्यों हारे हम लोग बात। 10 साल हमने किया, हम संतुष्ट हैं कि हमने 10 साल लोगों की सेवा की। अब भारतीय पार्टी की पहली बार सरकार बनी है,
हमसे बेहतर हरियाणा बनाए तो हम लोग बात स्वागत करेंगे, हमसे बेहतर हरियाणा नहीं बनाएंगे तो हम तो प्रश्न पूछेंगे। देखिए, प्रजातंत्र में प्रश्न पूछने का तो मेरा जो है नैतिक दायित्व भी है और मेरा अधिकार भी है। भाईजान जी 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 क्या है ये जो इन्होंने कहा, हम नहीं कह रहे 10 साल आप तो सरकार चलाई और हमें कोई अहम नहीं है। हम हरियाणा की जनता को नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं, देश की जनता को नतमस्तक को प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने बदलाव किया है, सरकारों ने बढ़वाई है, एक बात। नंबर 2, हम इनसे बेहतर सरकार देंगे। जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि बीजेपी बेहतर सरकार दे, बीजेपी लोगों के लिए काम करे। हम देश हित में काम करने वाले लोग हैं, ये परिवार के हित में काम करने वाले लोग हैं। एक नंबर 2, हमें बता दो स्पष्ट इनके आपसी झगड़े क्यों है? सत्ता के हुड्डा जी शैलजा पीछे बढ़ गई, कभी वो सरजेवाला पीछे बढ़ गए, कभी मैडम जो हमारी वो थी वो उनकी अपना जी वो अपना गैराम मैडम का। जी, लेकिन अब हम चाहेंगे कुलवंत राणा साहब की बीजेपी एक बेहतर सरकार चलाए, क्योंकि सेंटर में भी और हरियाणा में भी उन्हीं की सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है। चूंकि वक्त की कमी है, हम बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। कुलवंत राणा साहब फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और राजीव त्यागी साहब आपका भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए, हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिराज नकवी साहब, आपने महाराष्ट्र की हालत देखी, अब हरियाणा के बारे में चूंकि बीजेपी अक्सरियत हासिल कर चुकी है, बीजेपी का अब सिर्फ ये वहां पर मसला है कि सीएम कौन होगा बीजेपी की तरफ से, लेकिन नतीजों के बाद कांग्रेस में जो घमासान महाभारत मची हुई है, कुमारी शैलजा कुछ और बयान दे रही हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा नहीं। कांग्रेस के जो रियासती सदर हैं अशोक तंवर, वो पहले से ही उनके और हुड्डा के दरमियान जबरदस्त डिफरेंसेस नजर आ रहे थे, पार्टी टिकट, असेंबली कैंडिडेट्स की टिकट को लेकर और भी कई चीजों को लेकर। अब जो हालात हैं उसको देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दोनों रियासतों में, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो या हरियाणा की बात हो, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जी जी। दूसरी चीज यह है कि तंजीमी सतह पर कांग्रेस में इस कदर शदीद इख्तलाफात थे। हरियाणा की बात आप कर रहे हैं, हरियाणा में भी ये बात थी। कांग्रेस के कई बड़े पुराने लीडर पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त आपको याद होगा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र में ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में भी हुआ है। वहां पर एनसीपी से जो इनका अलायंस खत्म हुआ कांग्रेस का, उसका इनको खमियाजा उठाना पड़ा है। तो बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अपने जो दाखिली इख्तलाफात थे उन पर काबू पाने में नाकाम रही, डिसिप्लिन को मेंटेन करने में नाकाम रही। पार्टी के लीडर एक दूसरे से सरफुटबल करते रहे, लड़ते रहे, और उसका नतीजा पार्टी को उठाना पड़ा। यह जरूरी नहीं है कि कांग्रेस इसके बावजूद भी सरकार बना लेती, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये आपसी इख्तलाफात इस पैमाने के न होते तो शायद कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती थी। कांग्रेस का जो हाल हुआ वो हुआ, लेकिन जो महाराष्ट्र और हरियाणा के जो नतीजे हैं उसको क्या आप मोदी मैजिक, मोदी का असर, मोदी इफेक्ट के तौर पर देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी आपसे जो इससे पहले सवाल के जवाब में जो बात कही वही बात मैं दोहराऊंगा कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है बड़ी हद तक। इसमें मोदी का या किसी भी दूसरे लीडर का रोल बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, वो कांग्रेस बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उनके जाने से कुछ थोड़ा बहुत वोटों पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम इसे देखें तो दोनों रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत से लोग परेशान थे, इसलिए कि बड़े पैमाने पर वहां बदगुमानियां हुई थी, बड़े पैमाने पर लोग तब्दीली भी चाहते थे बहरहाल। तो दूसरी चीज है कि वहां कांग्रेस के लीडरों में जो आपसी इख्तलाफात थे उन्होंने बीजेपी को मजबूत किया। आप अगर वोटों के परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो दोनों रियासतों में कोई बहुत बड़ी वोटों की तादाद बीजेपी के हक में नहीं गई है। लेकिन हरियाणा में तो गई है। हरियाणा में जहां 8-9% वगैरह वोट मिला करते थे, वो अब तकरीबन 30%, 31%। लेकिन 30% वोटों का मिलना कोई बहुत बड़ी, इस एतबार से बड़ी कामयाबी है कि पिछले इलेक्शन में 8% थे। तो उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के मुकाबले में जो बेहतर मुताबिल उनको नजर आया आवाम को, वो उधर चले गए। जी, यानी आपके मुताबिक महाराष्ट्र की बात करें या हरियाणा की, वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने ज्यादा काम किया। बड़ा रोल जो है लंबे अरसे से कांग्रेस की हुकूमत देख रही थी, इस वजह से वो चेंज चाहती थी, न कि आपके मुताबिक ये मोदी मैजिक या मोदी का असर था। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, आवाम तब्दीली चाहती थी, उस वजह से वहां हुकूमतें बदली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज नकवी साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। हालात हादरा में अभी बस इतना ही।